नमस्कार। आज सारे देश में ओणम मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मेरी तरफ से सारे देशवासियों को और खासकर केरला के सभी वासियों को ओणम की शुभकामनाएं। एक पौराणिक कथा है कि महाराजा बलि, उन्होंने इंद्र देवता को हराकर सारी पृथ्वी पर राज करना शुरू कर दिया था। उनके राज में प्रजा बहुत खुश थी, समाधानी थी, लेकिन वो तो थे असुरों के राजा। इसलिए इंद्रदेव ने विष्णुदेव से कहा कि ये क्या हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि असुरों के जो राजा है वो पृथ्वी पर तो राज नहीं कर सकते। तो उस वक्त भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और एक ब्राह्मण के तौर से उस वक्त महाबली के पास पहुंच गए जब वो एक यज्ञ कर रहे थे, और उन्होंने दान मांगा, वरदान मांगा। महाबली ने उन्हें पूछा कि बताओ आपको क्या चाहिए। ये तो एक छोटा सा ब्राह्मण है, ये क्या मांग सकता है। तो वामन ने कहा, मुझे उतनी जमीन चाहिए जितनी मैं 3 कदम चल के हासिल कर सकूं। तो महाबली ने कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, आप इतने छोटे हैं, आप कितनी ही जमीन ले लेंगे, तो मैं आपको 3 कदमों वाली जमीन प्रदान करता हूं। और उस वक्त भगवान विष्णु ने विशालकाय रूप धारण किया। एक कदम में उन्होंने सारी धरती को नाप दिया, दूसरे कदम में उन्होंने पूरे आकाश को नाप दिया, और तीसरे कदम के लिए उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। तब राजा महाबली ने अपना सर उनके सामने झुका दिया और कहा, भगवान आप मेरे सर के ऊपर अपना तीसरा कदम रख सकते हैं। तो तब भगवान विष्णु खूब खुश हुए और उन्होंने अपना तीसरा कदम उनके सर पे रखा और उनको पाताल लोक में भेज दिया। और ये भी उनको वरदान दिया कि हर साल वो अपनी प्रजा से मिलने एक दिन आ सकते हैं, और उसी दिन को हम ओणम की तरह मनाते हैं। ये तो हुई एक पौराणिक कथा, जहाँ पे एक राजा ने एक ब्राह्मण को बहुत ही छोटा समझा और उसकी शक्ति को उसकी काया के अनुसार उसको भापा। क्या हम दूसरों के सिर्फ काया से, शरीर से या उनकी संख्या से उनकी शक्ति का अनुमान कर सकते हैं? जैसे वामन ने एक छोटे से बौने ब्राह्मण होने के बावजूद तीनों लोकों पर अपना राज कर दिया था, उसी तरह कई कहानियां हैं हमारे भारतीय सेना की, जहां पे छोटे छोटी टुकड़ियों ने बहुत बड़ी विशालकाय सेना का, दुश्मन की सेना का को परास्त कर दिया है और विजय हासिल कर दी है। मेरे पिछले एपिसोड में ही एक सिपाही, एक खिलाड़ी के एपिसोड में मैंने बताया कैसे बैटल ऑफ बुमला में एक छोटी सी भारतीय सेना ने की टुकड़ी ने चीनी सेना को किस तरह से रोक रखा था। और 1962 के इंडिया और चाइना के वॉर के बाद भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, आप सबको तो याद ही होगा। उसकी कुछ पंक्तियां ऐसे कहती है, थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। जी हां, 10-10 को एक ने मारा। आज कुछ बातें फौज की मैं कुछ ऐसी ही बातें करने वाला हूं, जिसमें 10-10 को नहीं, 20-20 की नहीं को नहीं, बल्कि 30-30 को, 30-30 दुश्मनों को एक जवान, एक बहादुर सिख जवान ने धराशायी कर दिया। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं बैटल ऑफ सारागढ़ी की। बैटल ऑफ सारागढ़ी वैसे तो बहुत पुराना युद्ध है, 1897 की बात है। इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि देना जरूरी है। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना सिख साम्राज्य, अपना खालसा साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला के रखा था, और अफगानिस्तान और सिखों के बीच में कई लड़ाइयाँ होती रहती थी उस जमीन को बचाने के लिए। महाराजा रणजीत सिंह ने 1800 से 1840 तक अपना साम्राज्य बढ़ा दिया, और उन्होंने अफगानिस्तान की सीमा पर कई किले बनाए। उसमें एक किले का नाम है गुलिस्तान और एक किले का नाम है लॉकहार्ट। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह नहीं रहे, उसके बाद कुछ सालों बाद अंग्रेजों ने
उन सब किलों के ऊपर अपना राज स्थापित कर दिया। और अपने किलों की रखवाली करने के लिए उन्होंने किसको चुना? उन्हें पता था कि महाराजा रणजीत सिंह ने जिस सेना को बढ़ाया है, उसी खालसों में जो वीरता है, जो बहादुरी है, जो शौर्य है, वो और किसी सैनिक में नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी 36 सिख रेजिमेंट को दी और गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट फोर्ट में 36 सिख रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे। अफगानिस्तान में उस वक्त कई कबीले थे जो बार बार इन किलों के ऊपर मोर्चा करते थे इन किलों को जीतने के लिए, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके क्योंकि वहां पे 36 सिख रेजिमेंट तैनात थी। गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट फोर्ट के बीच में संभव नहीं था कि आमने सामने बात हो पाए, क्योंकि उसके बीच में पहाड़ आते थे। तो उन्होंने इन दोनों किलों के बीच में एक सारागढ़ी फोर्ट, यानी एक ऐसा छोटा सा फोर्ट बनाया जो सिग्नलिंग के लिए, जो इन दो किलों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए स्थापित किया गया। उस वक्त कम्युनिकेशन होता था हीलियोग्राफ के जरिए। हीलियोग्राफ यानी सूर्य की किरणों से जो रिफ्लेक्शन होता है शीशों में, मॉर्स कोड का इस्तेमाल करके संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। तो गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट फोर्ट के बीच में एकमात्र संदेश भेजने वाला तरीका था फोर्ट सारागढ़ी से, और वो हीलियोग्राफ का प्रयोग करके एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, संदेश भेजा करते थे। और सारागढ़ी फोर्ट में 36 सिख रेजिमेंट के सिर्फ 21 सैनिक ही तैनात थे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सिग्नलिंग बेस था, वो सिर्फ एक संदेश भेजने वाला बेस था। तो अफगानी कबीले जो थे, अफरीदी का कबीला, ओकरजाई का कबीला, उन्होंने सोचा कि अगर हम अलग अलग से इन ब्रिटिशों के साथ लड़ते रहे तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। तो वो इकट्ठा आ गए और उन्होंने सोचा कि अगर हमने इकट्ठा जाके ये जो सिख बटालियन है के जो सैनिक हैं फोर्ट सारागढ़ी में, उनको जाके हमने अटैक किया, उनके ऊपर अगर हमने हमला किया, एक तो वो फोर्ट हमारे अधीन हो जाएगा, और दूसरा गुलिस्तान फोर्ट और लॉकहार्ट फोर्ट के बीच में जो संदेश भेजने का तरीका है वो भी बंद हो जाएगा। यानी लॉकहार्ट और गुलिस्तान के बीच में कुछ भी संदेश भेजा नहीं जा पाएगा और हम दोनों फोर्ट को आसानी से कब्जा कर ले सकते हैं। तो इसी एम के साथ अफगानी कबीलों ने फोर्ट सारागढ़ी की तरफ कूच कर दिया 12 सितंबर 1897 को। तो फोर्ट सारागढ़ी में जो 36 सिख रेजिमेंट की टुकड़ी थी, उसका कमांड कर रहे थे हवलदार ईशर सिंह। तो 12 सितंबर की सुबह हवलदार ईशर सिंह ने जब अपनी दूरबीन से देखा कि दूर से बहुत सारा धूल उड़ रही है, कई सारे लोग हमारी तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उनके हाथ में अलग अलग प्रकार के झंडे हैं, और उन झंडों को देख के उनको ये पता चल गया कि अफगानिस्तान के जो कबीले हैं वो उनकी तरफ कूच कर रहे हैं। तो जो सिग्नल मैन थे सारागढ़ी के, गुरमुख सिंह, उन्होंने तुरंत जाके अपने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हॉटन, जो फोर्ट लॉकहार्ट में रहते थे, उनको मैसेज भेजा कि अफगानिस्तान के पठान हमारी तरफ अग्रसर हो रहे हैं और हमको और लोगों की सहायता चाहिए। लेकिन फोर्ट लॉकहार्ट से कर्नल हॉटन जो है वो देख पा रहे थे कि कम से कम 10,000 से 12,000 पठान सारागढ़ी की तरफ आ रहे हैं, और इतने कम समय में वो अपनी तरफ से कुछ सेना सारागढ़ी की मदद के लिए नहीं भेज सकते हैं। तो उन्होंने संदेश भेजा, होल्ड पोजीशन, यानी आप वहीं डटे रहिए और मुकाबला कीजिए। तो सिपाही गुरमुख सिंह ने आकर हवलदार ईशर सिंह को ये बता दिया कि हमें डट कर रहने के लिए कहा है। तो हवलदार ईशर सिंह ने अपने 21 जवानों को बुलाया, और सारे सिख पलटन थी, उनको पूछा क्या हम इस फोर्ट सारागढ़ी के ऊपर डटे रहे और इतनी सारी दुश्मन की सेना का सामना करें, या हम यहाँ से निकल पड़े। सारे के सारे सिख थे, सारे के सारे महाराजा रणजीत सिंह के बनाए हुए उस सरजमीन की रक्षा करने वाले थे।
उन्होंने कहा नहीं, हम ये फोर्ट छोड़ के नहीं जाएंगे, चाहे कितनी भी सेना हो, कितनी भी विशालकाय सेना हो, हम डटे रहेंगे और आखिरी दम तक इसका मुकाबला करेंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया और उन्होंने तब तक फायर नहीं किया जब तक कि अफगानी सेना, पठानों की सेना कम से कम 300 मीटर दूर उनके किले के पास ना आ जाए, क्योंकि उनके पास जो हथियार थे वो, उस हथियार का जो रेंज था वो करीब 300-400 मीटर का था। इसलिए उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया। जो उनकी मार्टिनी हेनरी राइफल थी .303 कैलिबर की, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया और उन्होंने इंतज़ार किया कि सेना, पठानी सेना इतने करीब आ जाए कि उनका निशाना अचूक लगे। और पहले ही वार पे उन्होंने दुश्मन के 60 लोगों को ढेर कर दिया। एकदम दुश्मनी सेना में खलबली मच गई। उन्होंने देखा, अरे इतने कम लोग और हमारे 60 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया है। तो उन्होंने अपना सफ़ेद झंडा दिखाया और हवलदार ईशर सिंह से बातचीत करने के लिए आए कि देखिए, आप सिर्फ 21 लोग हैं, हम कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग हैं, हम आपको बहुत ही आसानी से परास्त कर देंगे। आप हथियार डाल दीजिए, यहाँ से सही सलामत हम आपको जाने का मौका देंगे। लेकिन वो तो थी सिख पलटन। उन्होंने प्रण ले रखा था कि जान चली जाएगी लेकिन इस किले को हम नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत पर हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा, अगर लड़ना है तो लड़िए, हम हथियार नहीं डालेंगे। और इस तरह से वापस अपने किले में जाके उन्होंने दोबारा अफगानी सेना के ऊपर बंदूक से गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अफगानी सेना काफ़ी कोशिश करती रही, लेकिन चूंकि फोर्ट सारागढ़ी के ऊपर से 36 सिख रेजिमेंट के सैनिक गोलियां बरसा रहे थे, उनको एक एडवांटेज था क्योंकि वो ऊपर से गोलियां दाग रहे थे और पठानी सेना एक एक करके गिरी जा रही थी। तो जब पठानी सेना को पता चला कि हम तो ऐसे तो जीत नहीं सकते, तो उन्होंने किले के चारों तरफ जो भी सूखा घास था, सूखी पेड़ पत्ते थे, उसको उन्होंने आग लगा दी। और इस आग का सहारा लेकर, उसमें से जो धुआं उड़ रहा था, उस धुएं का सहारा लेकर उन्होंने अपने पठानों को आगे भेजना शुरू कर दिया और किले के एक दीवार पर उन्होंने छेद करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने 2-3 बार जो मेन गेट होता है किले का, उसको तोड़ने का काफ़ी भरसक प्रयास किया था, वो उनसे हो नहीं पाया। अब उन्होंने किले की एक दीवार को तोड़ने का प्रयत्न शुरू कर दिया। ये गुलिस्तान फोर्ट से देख रहे थे अंग्रेजी अफसर, उन्होंने मैसेज भी भेजा फोर्ट सारागढ़ी पर, लेकिन धुएं के कारण वो मैसेज गुरमुख सिंह देख नहीं पाए और उन्हें पता ही नहीं चला कि किले के एक तरफ से जो दीवार है उसके ऊपर, उस पर छेद किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त ऑलरेडी कुछ सिख सैनिक भी शहीद हो गए थे, उनको भी गोली लग गई थी, वो भी अपनी जान गंवा बैठे थे, लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं हारी। उनकी तादाद कम होती गई लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं हारी। हवलदार ईशर सिंह ने सबको कहा, मैं इनका मुकाबला करता हूँ। उनकी हर एक गोली उन्होंने पठानी सेना के ऊपर दाग दी और जब सारी की सारी गोलियां खत्म हो गई, उन्होंने अपने बंदूक के सामने बेनट लगाकर हैंड टू हैंड बैटल शुरू कर दिया। तब तक अफगानी सेना ने उस दीवार में एक छेद कर दिया था और उन्होंने किले के अंदर शामिल हो गए थे। तो जब पठान किले के अंदर शामिल हो गए तो हवलदार ईशर सिंह और कुछ और सिपाही ने अपने बंदूक के ऊपर लगे हुए बेयोनेट से उनके ऊपर वार करना शुरू कर दिया और एक एक सिख सैनिक ने कई सारे पठानों को धराशायी कर दिया। तो मुकाबला इतना तगड़ा था कि एक एक सिख सैनिक अपनी जान की परवाह न करके पठानों के ऊपर टूट पड़ा और कई पठानों को मार गिराया। एक एक सिख सैनिक को मारने के लिए पठानों को कई हथियारों का उपयोग करना पड़ा था। आखिरकार सुबह जो 9 बजे ये लड़ाई शुरू हुई, शाम के 3:30-4 बजे तक चली।
करीब 7-8 घंटे तक ये लड़ाई चलती रही। सिर्फ 21 सेनानियों ने करीब करीब 10,000 पठानों का मुकाबला किया और 600 को मार गिराया। लेकिन जो एक शरीर होता है, मानवीय शरीर होता है, उसकी भी एक सीमा होती है। आखिरकार 20 सिख सिपाही को वीर गति प्राप्त हुई। अभी सिर्फ बचे एक गुरमुख सिंह, जो सिग्नलिंग टावर में पूरे युद्ध का वृत्तांत कर्नल हॉटन को फोर्ट लॉकहार्ट पे दिए जा रहे थे। आखिर में उन्होंने कहा, मैं अभी सिर्फ अकेला बचा हूं, तो मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी बंदूक उठाऊं और इन दुश्मनों के ऊपर वार करूं। उनको जैसे ही इजाजत मिली, उन्होंने अपना हीलियोग्राफ बंद किया, बंदूक उठाई, जोर से नारा लगाया, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, और टूट पड़े पठानी सेनाओं पर। कहा जाता है कि एक अकेले 19 वर्षीय गुरमुख ने कम से कम 20 पठानों को मार गिराया और मारते मारते खुद भी अपनी जान गंवा बैठे। इस तरह सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने कम से कम 600 पठानों को मार गिराया था। इन 21 सिख सेनानियों के अलावा एक 22वां भी सैनिक था। हालांकि वो सैनिक नहीं थे, वो नॉन कम्बैटेंट थे, वो इस टुकड़ी के लिए खाना बनाते थे। उन्होंने भी बंदूक उठाई थी और उन्होंने भी पठानियों को मार गिराया था। इस बार क्योंकि ये युद्ध 7 घंटे तक चला, उसके बाद अफगानी सेना के पास इतना वक्त ही नहीं बचा था कि वो गुलिस्तान या फोर्ट लॉकहार्ट की तरफ अग्रसर होकर उनकी तरफ बढ़ें और उनका कब्जा कर सके। इस तरह से 21 सिखों ने एक बहुत बड़ी अफगानिस्तान की सेना को इतनी देर तक रोक रखा कि उनका जो एम था कि वो गुलिस्तान और लॉकहार्ट की तरफ बढ़ें, वो नाकामयाब हो गया। और अगले 2 दिन में अंग्रेज़ों की सेना आ गई और उन्होंने इन अफगानियों को हराकर फोर्ट सारागढ़ी को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। तो 10-10 को नहीं, 30-30 को एक सिख ने मारा और अंत तक अपनी जान की बाजी लगा दी। लास्ट मैन टू द लास्ट बुलेट। जब तक उनकी आखिरी बुलेट खत्म नहीं, जब तक उनका आखिरी आदमी वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ, वो लड़ते रहे और कभी भी युद्ध भूमि से भागे नहीं, सिर्फ डटे रहे। जब ये बात ब्रिटिश संसद में 1897 में पहुंची कि किस तरह से सिर्फ केवल 21 बहादुर सिखों ने इतनी बड़ी अफगानी सेना को शिकस्त दे दी है, तब ब्रिटिश संसद में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया इन 21 सिख सिपाहियों को। और जो महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने सिख पलटन के बारे में ऐसा कुछ कहा कि जो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने ये कहा कि ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन सेनाओं के पास बहादुर सिख हो, वो कभी भी युद्ध में हार का सामना नहीं कर सकते। उन्होंने सिख पलटन की इतनी तारीफ की। इसी युद्ध के वीरता को, शौर्य को देखकर बाद में सारागढ़ी में एक स्मारक बनाया गया है जो आज भी वहाँ है। और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास ही एक गुरुद्वारा बनाया गया है बैटल ऑफ सारागढ़ी की याद में। और फिरोजपुर, क्योंकि जितने भी ये सिख थे लगभग फिरोजपुर ज़िले के आसपास के ही थे, इसलिए फिरोजपुर में भी एक गुरुद्वारा बनाया गया बैटल ऑफ सारागढ़ी की याद में। अभी कुछ ही दिन पहले 12 सितंबर 2024 यानी 3 दिन पहले ही फिरोजपुर में एक और स्मारक बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 3 दिन पहले ही हुआ है। और पंजाब राज्य में 12 सितंबर को हर साल छुट्टी दी जाती है बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऑनर में। और जो 36 सिख रेजिमेंट उस वक्त जो लड़ाई लड़ी थी, आज वो 4 सिख रेजिमेंट के नाम से जानी जाती है।
और सारे सिख रेजिमेंट बैटल ऑनर्स डे की तरह से 12 सितंबर को मनाते हैं टू ऑनर द sacrifice of the 21 Sikh soldiers who laid down their lives till the last bullet. इन सारे 21 सिख बहादुर सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट सिर्फ भारतीय सैनिकों को ब्रिटिशों द्वारा दी गई वो एक गैलेंट्री अवार्ड था जो विक्टोरिया क्रॉस के बराबर है। यानी आज जो परमवीर चक्र दिया जाता है भारतीय सेना सैनिकों को, उसकी बराबरी करता है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो सारे के सारे 21 सिपाहियों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था, उनको ये प्रदान किया गया था। और ये शायद पहली बार हुआ है कि जब एक युद्ध में जितने सैनिकों ने पार्ट लिया है उन सभी को एक ही प्रकार का गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। इन 21 सिख सैनिकों के ऊपर एक बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया एक कविता भी लिखी गई है जिसका नाम है खालसा बहादुर। 55 पेज की एक कविता है जिसमें उनके साहस की बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया गया है याद सभी को आज भी वो, क्या पलटन थी जो खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी जो जंग लड़ी, जो जंग लड़ी सारा की गढ़ी। तो ये होता है, शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर मानसिक शक्ति अपने शारीरिक शक्ति से कुछ कई ज्यादा हो तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये एक जंग है जो हमें ये बताती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति के ऊपर अविश्वास नहीं होना चाहिए, हमेशा हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और अगर दुश्मन ये समझते हैं कि सिर्फ 21 लोग क्या करेंगे, वो उनकी समझ है, हम तो डट के रहेंगे, हम तो अपनी ज़मीन को किसी भी हालत में नहीं खोने देंगे। और यही जज्बा हमारी सेना है, आज भी यही जज्बा रखती है। और चाहे वो कोई भी युद्ध हो, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, कभी भी हार मानने से इनकार कर देती है। उनका एक ही ध्येय रहता है कि हम किस तरह से जीते, चाहे हमारे पास अम्यूनिशन हो ना हो, चाहे हमारे पास उतनी संख्या हो ना हो, लेकिन जो हमारी मानसिक शक्ति है, जो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है, उसके जरिए ही हम ये सब जीत सकते हैं। तो 12 सितंबर को हर साल बैटल ऑफ सारागढ़ी डे मनाया जाता है। तो इसी के साथ मैं आज की फौज की बातें यहाँ ख़त्म करता हूँ। कल सारे देश में ईद मनाई जा रही है। कल है मिलाद उन नबी, यानी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का त्यौहार, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का ईद मिलाद उन नबी। तो सारे देशवासियों को ईद मुबारक। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। वंदे मातरम। जय हिंद।